बिहार की राजनीति में कुछ अद्भुत होने के संकेत मिले हैं। हुआ ये है कि फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर सपोर्टेड एक कैंडिडेट चुनाव जीत गए। वैसे ये चुनाव एमपी एमएलए का नहीं बल्कि एमएलसी का था, लेकिन जो कैंडिडेट जीते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग से जीते हैं और जिन्हें हराया है उनकी पॉलिटिकल लिगेसी रही है, मतलब उनकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में रही है। वैसे भी बिहार जैसे पॉलिटिकली चार्ज स्टेट में किसी भी तरीके के चुनाव को जीतना छोटी घटना नहीं होती, और इसे तब तो बिल्कुल छोटा नहीं माना जाएगा जब मामला सीधे सीधे प्रशांत किशोर और उनके संगठन जनसुराज का हो। इस स्टोरी में इसी पर बात करेंगे कि उनकी इस जीत में बिहार की राजनीति को बदलने का कितना दम है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ। सबसे चौंकाने वाले नतीजे जो हैं वो सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से आए। इस सीट पर किशोर के जनसुराज सपोर्टेड कैंडिडेट आफाक अहमद को जीत मिली। जो कैंडिडेट हारे हैं वो महागठबंधन के आनंद पुष्कर हैं। पुष्कर की हार इसलिए बड़ी है क्योंकि नीतीश कुमार, लालू यादव समेत कांग्रेस और सीपीआई के अलायंस में महागठबंधन बिहार में सरकार चला रही है और इनका कैंडिडेट एक ऐसे चुनाव में हारा जिसमें वोटिंग हुई। अब आपको बताते हैं कि एमएलसी के जिस चुनाव में जनसुराज ने जीत का स्वाद चखा है वो होता कैसे है। दरअसल अभी वाला जो चुनाव हुआ है वो किसी एक जिले का न होकर 5 जिलों का था, यानी कि सारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को मिलाकर एक शिक्षक एमएलसी सीट बनी। इस सीट में हाई स्कूल और उसके ऊपर के सभी शिक्षक वोट करते हैं। इन सभी टीचर्स की एक अलग वोटर लिस्ट भी बनती है और ये सारे मिलकर एमएलसी के चुनाव में तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन शिक्षक वोटरों ने मिलकर पुराने एमएलसी रहे केदारनाथ पांडे, जिनका बड़ा कद है, सीपीआई के बड़े लीडर रहे, उनके बेटे आनंद पुष्कर को हरा दिया और प्रशांत किशोर सपोर्टेड आफाक अहमद जीत गए। इस जीत के कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से राज्य में जनसुराज के बैनर तले यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने पहली ही कोशिश में जीत हासिल की है। वैसे तो उन्हें बड़े बड़े नेताओं और उनकी पार्टियों को जितवाने का क्रेडिट मिलता रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब जनसुराज सपोर्टेड कैंडिडेट मैदान में थे और पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गए। ऐसे में बीजेपी तो इसको देख ही रही होगी, लेकिन महागठबंधन से जुड़ी पार्टियां इस जीत को करीब से एनालाइज कर रही होंगी। नीतीश और लालू के साथ साथ कांग्रेस और सीपीआई से करीब से क्यों देख रही होंगी, वो बताने के पहले आपको इस चुनाव में हुई वोटिंग से जुड़े आंकड़े देते हैं। इस चुनाव में 3055 वोटों के साथ जनसुराज सपोर्टेड कैंडिडेट आफाक अहमद जीत गए। वहीं 2381 वोटों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आनंद पुष्कर दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार को 495 वोट्स मिले। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें 2000 के करीब वोट्स मिल गए। अब अगर आप समीकरण देखेंगे तो पाएंगे कि आफाक अहमद के एब्सेंस में महागठबंधन के पुष्कर जिनकी लिगेसी रही है फैमिली की सीट पे, वो आसानी से ये सीट जीत जाते। अब इस जीत में पहला मैसेज है महागठबंधन में लगी पहली सेंध का। दरअसल जनसुराज के कार्यक्रमों में प्रशांत किशोर महागठबंधन पर जबरदस्त हमले करते रहे हैं। वो लालू की लिगेसी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप के कम पढ़े लिखे होने पर लगातार हमले करते रहे हैं। वो लगातार ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि कम पढ़े लिखे होने की वजह से ये लोग बिहार को ठीक से चलाने के काबिल नहीं है। वो तो जनता से ये तक पूछते हैं कि लालू जी का बेटा मंत्री बन गया, लेकिन बिहार की जो जनता है, उनके परिवार वाले, उनके बेटे क्या बने। ऊपर से उनके कैंडिडेट के मुस्लिम समुदाय से आने के बड़े मायने हैं, जो पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एमवाई समीकरण का बिहार में अभिन्न अंग रहा है। एमवाई यानी मुस्लिम और यादव। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बात डंके की चोट पर कही जाती है कि जब तक लालू यादव बिहार के सीएम रहे तब तक बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं हुए। ऐसे में जब तक नीतीश कुमार ने 2005 में पिछड़े मुसलमानों की राजनीति को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर दिया था, तब तक मुसलमान जो हैं वो लालू यादव के ट्रेडिशनल वोटर्स माने जाते रहे। ऊपर से नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो ये महागठबंधन है, उसको लेकर ये बात कभी भी इतने भरोसे के साथ नहीं कही जाती कि उनके राज में दोनों समुदायों के लोगों के बीच हिंसा नहीं हुई है। ऐसे में अब बिहार में मुस्लिम वोटर्स के कई दावेदार मैदान में हैं। इनमें हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी तो हैं ही, अब प्रशांत किशोर को भी एक दावेदार माना जा सकता है। हालांकि अभी तक तो वो खुले तौर पर जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बिहार छोड़िए, कर्नाटक में भी बिना जाति और धर्म के नाम के राजनीति नहीं होती। बिना पहचान के आधार के शायद ही धरती पर कहीं भी राजनीति होती हो। बड़ी बात यह है कि अब तक किशोर दूसरों के लिए राजनीति करते आए हैं। मतलब 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस हो या 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इनकी जीत की रणनीति बनाने का क्रेडिट किशोर को गया। इसके अलावा उन्हें बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर आंध्र में जगन मोहन रेड्डी तक को पिछले विधानसभा चुनावों में जितवाने का क्रेडिट दिया जाता रहा है। अब जब उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बिहार में जीत का स्वाद चख लिया
तो बाकी राजनीतिक पार्टियों में बिल्कुल इस बात की हलचल होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 वाले या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किशोर की जो जनसुराज है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वैसे भी एज ए स्टेट बिहार एक डिस्पैरेट स्टेट में है, कंडीशन में है, और 2010 के चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विकास के नाम पर वोट दिया था। अगर आप उस चुनाव से जुड़े कैंपेन की वीडियोस देखेंगे तो पाएंगे कि नीतीश कुमार जनता से पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में, मतलब 5 से 10 के बीच विकास हुआ है या नहीं, और जनता जवाब देती थी कि विकास हुआ है। पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में भी माना जाता था कि जाति जैसे समीकरण तो थे, लेकिन इसके अलावा विकास भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उस चुनाव में रहा था। शुरुआती 10 सालों में शिक्षा और बिजली में सुधार हुआ जिसे जनता ने विकास माना, लेकिन अब चूंकि बहुत लंबा समय हो गया 2005 से लेकर 2022 तक का, तो जनता इसके आगे का विकास चाह रही है। ऐसे में बिहार के भोजपुर से आने वाले किशोर का प्रोफाइल काफ़ी हद तक नीतीश कुमार जैसा है। दोनों ही पढ़े लिखे हैं। किशोर तो बाहर से पढ़कर आए हैं। शुरुआती तौर वाले नीतीश की तरह अभी भले ही प्रशांत किशोर की मास अपील मत हो, लेकिन बिहार की जनता को पता है कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार को 5% वोट वाला नेता कहा जाता रहा है, और 5% वोट वाले नीतीश एबरेशंस को छोड़ दे तो 2005 से लगातार बिहार के सीएम रहे हैं। ऐसे में अगर किशोर 5% वोट्स को नीतीश जितनी सीटों में अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो क्या वो किसी भी गठबंधन के सीएम का चेहरा हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश के बाद आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी का चेहरा तो नजर आता है बिहार में सीएम के तौर पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे आप माने कि इसे बिहार का सीएम बनाया जा सकता है। ऊपर से बिहार वो राज्य है जिसने 2015 में ही कम से कम विधानसभा चुनाव में तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को रिजेक्ट कर दिया था। तो सवाल वही है कि क्या एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे किशोर किसी जोड़ तोड़ के साथ राज्य की सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। वैसे क्रिकेट की तरह राजनीति को भी संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, लेकिन किशोर के साथ एक बड़ी समस्या है कास्ट। बिहार में 1989 में लालू का दौर शुरू होने के बाद से अब तक कोई सवर्ण यानी अपर कास्ट सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में लंबे समय तक सोशल जस्टिस और मंडल पॉलिटिक्स का गढ़ रहे बिहार के वोटर्स जाति समीकरण के लिहाज से किशोर के लिए कितना तैयार होंगे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन लालू जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, और नीतीश कुमार पिछले ही विधानसभा चुनाव में कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव था। ऐसे में बिहार एक ऐसे राजनीतिक मोड़ से गुजर रहा है जहां कुछ भी संभव है। जैसा भी होगा ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स में आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।